all dear students, welcome to Career Planet. We are studying our chapter Haloalkane and Haloarine. तो स्टूडेंट्स Haloalkane, Haloarine की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको कहा था एसएन रिएक्शंस दो प्रकार की होती है, SN1, SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया। अच्छा, एकाणुक क्यों कहते थे? एकाणुक यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते थे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि एकाणुक है, यूनिमॉलिक्यूलर है या SN1 है, इनमें अभिक्रिया का वेग किसी एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अगर अभिक्रिया का वेग एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब ये प्रथम कोटि अभिक्रिया समीकरण का पालन करती है, तो इन्हें हम बोलेंगे SN1। और SN2 तो हम कहेंगे अभिक्रिया वेग दो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया समीकरण का पालन करती है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब SN1 का क्रियाशीलता क्रम था 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड, पढ़ाया था मैंने। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था बेंजीलिक हैलाइड्स और एलाइलिक हैलाइड्स SN1 अभिक्रिया दर्शाते हैं, क्योंकि बेंजीलिक कार्बधनायन और एलिलिक कार्बधनायन अनुनाद के कारण स्थायी है। सिमिलरली जब हम SN2 की बात करते हैं तो क्रियाशीलता का क्रम है मैथिल हैलाइड, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये आपको याद रखना था। SN2 में संक्रमण अवस्था बनती थी, जबकि SN1 में कार्बधनायन बनता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आज की क्लास में हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, SN1, SN2 की क्रियाशीलता पे आधारित कुछ प्रॉब्लम्स, NCERT की प्रॉब्लम्स है ना। और एक चीज़ और पढ़ेंगे, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन यानी रेसिमीकरण, इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन और रिटेंशन यानी धारण, कौन सी अभिक्रिया में क्या होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, SN1 और SN2 कि क्रियाशीलता पे आधारित कुछ प्रश्न हमारे पास है। तो देखो, पहला है क्वेश्चन नंबर 10.6। क्या क्वेश्चन है बच्चों? तो निम्न हैलोजन यौगिकों के युगलों में से कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा? ठीक है, तो ये एक पेयर है, युगल है, इनमें से आपको बताना है SN2 तीव्रता से कौन देगा। NCERT का उदाहरण है 10.6। अब बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ Cl जिस कार्बन से जुड़ा है ना, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री पूछिए तो बच्चा ही तो 1 डिग्री। और यहाँ देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने से जुड़ा है, तो हम कहेंगे ये कार्बन तो 2 से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। बस अब आपका काम हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इन दोनों में क्या पूछा है, SN2 तेजी से कौन देगा, तो हम कहेंगे ये तो है प्राथमिक हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, और वो क्या है, तो हम कहेंगे दूसरा वाला है द्वितीयक हैलाइड। और बच्चों अभी तो SN2 का मैकेनिज्म बताए, क्रियाशीलता क्रम बताए, बोलो SN2 का क्रियाशीलता क्रम क्या है, 3 to 1 है कि 1 to 3 है, दिमाग लगाओ। तो हम कहेंगे वो तो प्राइमरी हैलाइड है ना, 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री हैलाइड है, द्वितीयक हैलाइड है 2 डिग्री। SN2 का क्रियाशीलता क्रम, तो SN2 में सबसे ज्यादा क्रियाशील डिग्री वाइज बताए SN2 क्रियाशीलता क्रम, तो हम कहेंगे SN2 का क्रियाशीलता क्रम है 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3 डिग्री। तो अब तुम खुद देख सकते हो कि कौन SN2 तीव्रता से देगा, तो हम कहेंगे 1 डिग्री, तो ये रहा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा, तो हम कहेंगे ये प्राथमिक हैलाइड जो है बच्चों, ये क्या करेगा, ये SN2 तीव्रता से देगा। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपके पास ये है, अब ये कंपाउंड है आपके पास। अब आप देखो, मुझे तो दोनों ही 1 डिग्री लग रहे है ना। आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है
आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना, वो तो आगे 1 डिग्री, और क्लोरीन भी जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो भी 1 डिग्री, तो SN2 तो दोनों ही देंगे। लेकिन मुझे बताओ यहाँ CI बंद लंबाई है, यहाँ CI बंद है, और यहाँ क्या है, तो भाई यहाँ CCl बंद है। अब मुझे बताओ ज़्यादा बंद लंबाई किसकी है, तो हम कहेंगे आयोडीन का आकार तो बड़ा है ना, कार्बन का आकार तो फिक्स है I, और यहाँ पे कार्बन का फिक्स है, लेकिन क्लोरीन का आयोडीन जितना तो बड़ा नहीं, तो ये बंद लंबाई बड़ी है। तो हमने क्या सीखा था, लंबा बंद होगा तो जल्दी टूटेगा, है ना। अगर दो परमाणुओं के बीच दूरी ज़्यादा होगी तो जल्दी अलग हो जाएंगे, बंद जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन तेज होगी। तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ लिखना है कि भाई CI बंद जो है, यहाँ CI बंद लंबाई अधिक, ठीक है। हालांकि आपके बुक में जो क्वेश्चन है आपको वजह नहीं लिखनी है, आपको सीधा आंसर लिखना है, CI बंद लंबाई अधिक, और यहाँ पे आपको लिखना है CCl बंद लंबाई कम। अब बच्चों अगर बंद लंबाई ज्यादा है तो बंद वियोजन ऊर्जा, तो हम कहेंगे अगर बंद लंबाई ज्यादा है तो बंद वियोजन ऊर्जा क्या है, बंद वियोजन ऊर्जा कम है, ठीक है। तो बंद जल्दी टूटेगा तो क्रियाशीलता अधिक, तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा RI, तो हम कहेंगे क्रियाशीलता अधिक। और अगर आप वहां जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में, ध्यान रखेंगे आप, अगर हम वहां जाते हैं तो हम कहेंगे बंद लंबाई कम, है ना, तो बंद वियोजन ऊर्जा अधिक, ठीक है। बंद लंबाई कम है तो बंद वियोजन ऊर्जा ज्यादा है, अधिक है, और बंद वियोजन ऊर्जा अगर ज्यादा हो गई बच्चों तो हम कहेंगे फिर क्रियाशीलता कम हो जाएगी, तो क्रियाशीलता कम, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहां आपको पूछा कि ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो हम कहेंगे ये वाला जो है क्या है, 1 आयोडो, 1 2 3 और 4, 1 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है ना, ये ज्यादा क्रियाशील है 1 क्लोरो ब्यूटेन से, बस मोर रिएक्टिव लिख दूं, अधिक क्रियाशील, है ना, किसके लिए, SN2 के लिए, दोनों में SN2 ही होगी, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 10.7। क्वेश्चन क्या है, SN1 व SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयव, मतलब ब्यूटेन के 4 समावयव हो गए, ब्रोमोब्यूटेन के चारों को लिखो पहले तो, और फिर देखो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, और फिर बताओ SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, मतलब 2 आंसर देने, पहले चारों समावयव बनाओ, फिर लिखो इन चारों में SN1 के प्रति क्रियाशीलता क्रम, फिर लिखो इन चारों का SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो पहले ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी बना देते हैं। तो बच्चों देखो, पहला समावयवी तो हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा समावयवी हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसको सेकंड मान लेते हैं। तीसरा हो गया आइसोब्यूटिल, है ना, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। और चौथा हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटिल, तो हम फोर्थ लिख लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है भाई, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब डिग्री की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, ये प्राथमिक हैलाइड है 1 डिग्री, ये द्वितीयक हैलाइड है 2 डिग्री, ये भी प्राथमिक हैलाइड है 1 डिग्री, और ये आपका टर्शरी हैलाइड है 3 डिग्री। अब तुम्हें SN1 का आंसर पता है बच्चों, है ना, SN1 का आंसर क्या होता है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। तो SN1 के प्रति क्रियाशीलता क्रम,
यानी इन सब में सबसे बढ़िया SN1 किसका होगा? ठीक है, तो बच्चों SN का हमें तो याद ही है, SN1 का होता है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, 3 2 1। अब बताओ फोर्थ आंसर जो है बच्चों वो 3 डिग्री, तो हम कहेंगे फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा, है ना। और आप एग्जाम में जाएं तो पूरा स्ट्रक्चर लिखें, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर 2 डिग्री तो मैं कहूँगी सेकेंड वाला उसके बाद, फिर 1 डिग्री तो तुम कहोगे 1 डिग्री तो वो भी है, 1 डिग्री तो ये भी है, लेकिन SN1 में कार्ब धनायन बनता है, तो कार्ब धनायन जो है ब्रांच्ड होगा, शाखित होगा, वो ज़्यादा स्थायी होता है, सीधी सी बात है। तो हम कहेंगे फिर क्रियाशीलता क्रम हो जाएगा थर्ड, ग्रेटर देन किससे? तो हम कहेंगे लास्ट में बचा हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, तो ये है आपका SN1 क्रियाशीलता का क्रम, है ना। SN1 में क्रियाशीलता होती है बच्चों 3 डिग्री, ग्रेटर देन क्या होता है 2 डिग्री, ग्रेटर देन क्या होता है 1 डिग्री, तो हम कहेंगे ये रहा 3 डिग्री। ठीक है, ये रहा 2 डिग्री सेकेंड, फिर 1 डिग्री 2 है, तो आप चेक करेंगे यहाँ कार्ब धनायन बड़ा बना, शाखित बना, है ना। तो शाखित वाला क्या होता है? अधिक स्थायी कार्ब धनायन होता है सीधे के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो हम कहेंगे शाखित वाला और बढ़िया है, तो 1 डिग्री। क्लियर? तो ये तो हो गया बच्चों SN1 का क्रियाशीलता क्रम। अब मैं तुम्हें कहूँगी नहीं SN1 मत करो, तुम तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्रम बताओ। ठीक है, तो हम SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्रम बताएं। SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्रम, तो बच्चों SN2 में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री सर्च कर लो बच्चों, तो 1 डिग्री फिर तुम्हें 2 मिल गए क्या? अब अगर 1 डिग्री मिले तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि भाई SN1 में तो संक्रमण अवस्था बनती है, सॉरी SN2 में क्या होता है? संक्रमण अवस्था बनती है ना। तो संक्रमण अवस्था में क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे संक्रमण अवस्था में कार्बन जो है वो पंच संयोजी हो जाता है। ठीक है, कार्बन पंच संयोजी हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस तरह का एल्किल समूह चाहिए जो बल्कि ना हो, बल्कि मतलब ब्रांच्ड ना हो, है ना, बड़ा ग्रुप ना हो, तो हम कहेंगे तो बल्कि हो जाएगा, ये सारे एक साथ आ जाएंगे, है ना। ये थोड़ा गोल हो गया ना, बल्कि हो गया। ठीक है, तो आपको ये नहीं लेना है, आपको ये लेना है, क्योंकि ये क्या है? छोटा समूह, मतलब है तो दोनों में 4-4 कार्बन, लेकिन शाखित होगा ना तो कम जगह में कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ भीड़ ज़्यादा है और वहाँ भीड़ कम है। भाई लोग तो 4 ही हैं पर ऐसे खड़े, और लोग 4 हैं और ऐसे खड़े, तो ये भीड़ लग रही है ना, ये ठीक लग रहा है। क्लियर? तो हम कहेंगे भाई चूंकि SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है तो हमें छोटा ग्रुप सबसे ज़्यादा देखना है क्रियाशीलता के लिए, तो सबसे छोटा ग्रुप हमें मिलेगा फर्स्ट। ठीक है, फिर तो हम कहेंगे 1 डिग्री तो हमें रखना ही था और 1 डिग्री में कंपैरिजन था, तो फर्स्ट, फिर क्या हम देखेंगे थर्ड, फिर 2 डिग्री तो बच्चों सेकेंड, और फिर 3 डिग्री तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया SN1 व SN2 की प्रति क्रियाशीलता क्रम। ठीक है, बस यही तुम्हें फंसाएगा क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, बाकी तो अगर ये नहीं होता तो SN1 में 3 2 1 और SN2 में 1 2 3, सिंपल, है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है भी कार्ब धनायन तो बढ़िया बनाएगा लेकिन ये भीड़ भी ज़्यादा करेगा, तो कार्ब धनायन तो भीड़ वाला चाहिए होता है, 3 डिग्री में भीड़ ज़्यादा होती तो हमें चाहिए वो, तो क्योंकि एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो ये कार्ब धनायन अच्छा बनाएगा तो SN1 में इसको आगे ले लेना 1 डिग्री के लिए, और ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था में परेशान करेगा तो इसको पीछे कर देना, है ना। तो ऑर्डर तो वही रखना है 3 2 1 और 1 2 3। इसकी समस्या मैंने बता दी, ये SN1 में आगे आ जाएगा, वो SN2 में आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, इसी का पार्ट 2। पहला तो है ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी, दूसरा बच्चों ये कंपाउंड दे रखा है आपको, देखें, है ना, और आपसे पूछा है कि भाई आप इसका SN1 और SN2 दोनों के प्रति क्रियाशीलता क्रम बता दो। ठीक है, तो देखो पहला जो है बच्चों तुम्हारे पास है C6H5CH2Br, हालांकि बेंजीलिक हैलाइड है ना, बेंजील कार्ब धनायन अनुनाद के कारण स्थायी होता है, सब ठीक है, लेकिन मुझे तो सारे बेंजीलिक नजर आ रहे, तो पहले मैंने लिख दिया भाई ये है 1 डिग्री,
ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। फिर यहाँ देखो C6H5 CH, फिर C6H5 और Br। तो बच्चों ये 2 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसको मैं सेकंड मान लेती हूँ। और यहाँ देखें तो C6H5 CH CH3 Br। ठीक है, ये भी कितना डिग्री है, तो हम कहेंगे 2 डिग्री है ना, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। और वहां देखो ये तो 3 डिग्री नजर आ रहा है, C6H5 फिर C, फिर ब्रैकेट में CH3 तो ऊपर लिख देती हूँ, फिर C6H5 तो नीचे लिख देते हैं, और फिर Br तो ये Br लिख दिया। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन, और ये हो गया 3 डिग्री। ठीक है भाई, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मुझे तो पता है भाई SN1 की बात करो तो आंसर 3 to 1 है, तो 2 डिग्री इस बार तुम्हारे पास 2 फंस गए। तो हम क्या करते हैं, अनुनाद के कारण स्थायित्व और स्थायित्व में कंपैरिजन कर लेते है ना। भाई बेंजिल है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर बेंजिल है, बेंजिल समझ गए ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो बच्चों ये कार्ब धनायन देगा ये वाला, है ना। भाई लड़ाई तो यही है ना, बाकी तो हमारा आंसर फिक्स था ना, SN1 है तो 3 to 1 लिखना है, SN2 है तो 1 to 3 लिखना है, लेकिन 2 डिग्री 2 बार आ गया, तो हम कहेंगे ठीक है एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक फेनिल है और एक मैथिल है, अब बस यहाँ कंपेयर कर लो। तो बच्चों अनुनाद के कारण स्थायित्व इसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो मैं कल वाली क्लास में मैंने बताया था बेंजील कार्ब धनायन अनुनाद के कारण स्थायी होता है, मतलब ये प्लस जो इस रिंग में घूम जाएगा, तो इसमें क्यों घूमेगा, इसमें भी घूमेगा। तो बच्चों इस कार्ब धनायन का स्थायित्व ज़्यादा है क्योंकि अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी, तो ये कार्ब धनायन जो है ये वाला, ये अधिक स्थायी है। ठीक है, और वो जो कार्ब धनायन है ये कम स्थायी है। ठीक है, अब SN1 जो है उसका आंसर तो हम कार्ब धनायन के स्थायित्व के आधार पर दे सकते हैं, है ना। SN1 का आंसर किसके आधार पे देंगे, कार्ब धनायन के स्थायित्व के आधार पे। तो मैं कहूँगी ये ज़्यादा स्थायी SN1 में, ये तेज पड़ेगा, ये हल्का पड़ेगा। लेकिन SN2 का आंसर हम त्रिविम विन्यासी बाधा, भीड़, क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, इनके आधार पे देंगे। तो भाई तो बहुत बड़े ग्रुप है, भीड़ ज़्यादा करेंगे, ये भीड़ क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। तो पहले SN1 का क्रियाशीलता क्रम लिखे, तो हम कहेंगे SN में तो हमें पता है 3 डिग्री सबसे आगे रखना है, फिर 2 और फिर 1, तो सबसे पहले 3 डिग्री ढूंढ लूँ, तो हम कहेंगे 3 डिग्री वो रहा चौथा। ठीक है, अब 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री सर्च कर लो, तो हम कहेंगे 2 डिग्री तो ये 2 है, लेकिन कार्ब धनायन इसका बढ़िया है, तो ठीक है फिर सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा रिएक्टिव, और फिर हो जाएगा थर्ड, और फिर 1 डिग्री तो लास्ट में फर्स्ट डाल दो, है ना। आंसर किसके हिसाब से दिया, तो हम कहेंगे आंसर था कार्ब धनायन के स्थायित्व के आधार पे। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया कार्ब धनायन के स्थायित्व के आधार पर। कार्ब धनायन के स्थायित्व के आधार। अब मैं कहूंगी नहीं, आप SN1 छोड़ो, आप SN2 क्रियाशीलता क्रम बताओ। ठीक है भाई, SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्रम, तो बच्चों इस बार आंसर 1 to 3 होगा, तो हम कहेंगे 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील मतलब पहला, फिर 2 डिग्री तो हम कहेंगे ये 2 है। तो बच्चों ये ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन भले ही, लेकिन त्रिविम विन्यासी बाधा बड़े ग्रुप से ना भीड़ ज़्यादा करेंगे। संक्रमण अवस्था में वैसे ही कार्बन 5 हो जाता है, 5 संयोजकता वाला, तो आप कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये त्रिविम विन्यासी बाधा ज़्यादा उत्पन्न करेगा, जबकि ये कम उत्पन्न करेगा। तो SN2 में ये ठीक है ना। और इसका उल्टा कर दो, अगर शॉर्टकट लिखना है तो पहले का जस्ट उल्टा हो जाएगा आंसर। तो हम कहेंगे फर्स्ट लीस्ट था, यहाँ मोस्ट है, फिर थर्ड था तो यहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नीट जेईई में पूछे जा सकते हैं बच्चों। फिर हमारा आंसर होगा सेकेंड, और फिर हमारा आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे फोर्थ।
ठीक है, बस इन दोनों में तुम्हें ध्यान रखना था कि इन दोनों में त्रिविम विन्यासी बाधा इसकी कम रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी। और यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम कहेंगे हमारा जो आंसर है वो त्रिविम विन्यासी बाधा के आधार पे हमने बोला है। ठीक है, तो त्रिविम विन्यासी बाधा के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया SN1 और SN2 के प्रतिक्रियाशीलता क्रम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चों हमारा आज का। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो देखो आपके पास आज का नेक्स्ट टॉपिक है त्रिविम केंद्र धारण, प्रतिलोमन व रेसिमिक मिश्र। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहेगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। अब मुझे बताओ, पहला पॉइंट है त्रिविम केंद्र, स्टीरियो सेंटर, मतलब किरेल केंद्र बोल दो। फिलहाल हम प्रकाशिक समावता पढ़ रहे हैं ना। वैसे तो त्रिविम केंद्र क्या होता है कि भाई वो पॉइंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें वो जगह जो त्रिविम समावता दर्शाती। अब त्रिविम समावता में तो ज्यामिति भी है और प्रकाशिक भी है, लेकिन फिलहाल हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, यहाँ ज्यामिति समावता तो कोई टॉपिक है नहीं, यहाँ हमारे पास सिर्फ प्रकाशिक समावता है। तो हम कहेंगे भाई किसी कार्बनिक यौगिक में वो जगह जो क्या करे, त्रिविम समावता के लिए उत्तरदायी हो, या फिलहाल प्रकाशिक समावता के लिए उत्तरदायी हो। तो बच्चे प्रकाशिक समावयवता तो हमने डिस्कस किया था, ये तो केवल उसमें होगी जिसमें किरेल कार्बन होगा, जिसमें असम्मित कार्बन होगा। अब किरेल कार्बन क्या होती है? तो हम कहेंगे कार्बन की 4 संयोजकता होती। अगर चारों संयोजकताओं को अलग अलग परमाणुओं या अलग अलग परमाणुओं के समूह से बांध दिया जाए तो उस प्रकार को, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? किरेल कार्बन। ठीक है, तो बच्चों किरेल कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से बंधित हो, किरेल कार्बन कहलाता है। अब अगर किसी कार्बनिक यौगिक में किरेल कार्बन है तो वो प्रकाशिक समावता दर्शाएगा, और नहीं है तो नहीं दर्शाएगा। तो हम उसी किरेल कार्बन को फिलहाल स्टीरियो सेंटर, त्रिविम केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो भाई वे कार्बनिक यौगिक जिनमें किरेल कार्बन पाया जाता है प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, तथा यह किरेल कार्बन यानी यह असम्मित कार्बन यानी कि त्रिविम केंद्र कहलाता है। अब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक तो मैंने कहा था किरेल मतलब असम्मित, है ना? असम्मित तो हमारे हाथ भी। तो फिर हमने क्या कहा था, जो भी चीज़ असम्मित होगी वो 2 रूपों में पाई जाती। जैसे भाई किडनीज होती है ना, तो किडनीज लेफ्ट अलग और राइट अलग, तो दिखने में एक जैसी होती है लेकिन शूज जैसी हुई। लेफ्ट किडनी को राइट में, राइट को लेफ्ट में थोड़ा ना डिस्प्लेस कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं, है ना? तो हम कहेंगे भाई जो भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है कौन है? जिसमें किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन क्या है? जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से बंधित है। ठीक है, तो बच्चों जो भी किरेल कार्बन रखेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। ठीक है, अब कौन होगा? तो हम कहेंगे असम्मित होना चाहिए। अब जो भी यौगिक असम्मित होगा प्रकृति में उसके 2 रूप होंगे, दोनों रूप एक दूसरे के मिरर इमेज, है ना? एक दूसरे के मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंबी होंगे, है ना? दोनों हाथ दिखने में एक जैसे और एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो सकते, तो भी ठीक है। तो अब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के 2 रूप पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी होते हैं। अतः वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिबिंब रूप, या फिर क्या कहते हैं बच्चों? इनेंशियोमर्स। क्लियर? तो इसमें से कुछ बातें तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी, है ना? तो हम कहेंगे ठीक है, दोनों हाथ जैसे दिखने में एक जैसे, इसको उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकते, अध्यारोपित नहीं होता है, तो ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, मतलब ये दोनों अलग अलग है, इनके प्रकाशिक गुण अलग अलग है। अगर इनमें से एक लाइट को दाईं ओर घुमाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर एक जना दाईं ओर घुमाएगा तो फिर दूसरा बाईं ओर घुमाएगा, और ये दोनों आपस में क्या है? तो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंबी है उन्हें कहते हैं प्रतिबिंब रूप, या फिर क्या कहते हैं बच्चों? इनेंशियोमर्स। तो हम कहेंगे ठीक है, इन्हें हम कहेंगे प्रतिबिंब रूप या फिर इनेंशियोमर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेसिमिक मिश्रण। अब ये क्या है रेसिमिक मिश्रण? तो देखो रेसिमिक मिश्रण मैंने पहले भी बताया था, 50% डेक्स्ट्रो
और 50% लेवियो। यानी दो प्रतिबिंब रूप होंगे ना भाई, डेक्स्ट्रो होगा तो लेवियो उसका मिरर इमेज होगा, और लेवियो है तो डेक्स्ट्रो उसका दर्पण प्रतिबिंबी। तो दोनों आधे आधे ले लो, समान अनुपात में क्या ले लो, तो हम कहेंगे समान अनुपात में डेक्स्ट्रो और लेवियो ले लो। ठीक है, तो दो प्रतिबिंब रूपों का समान अनुपात में क्या होना चाहिए, मिश्रण। उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिश्रण या रेसिमिक अंशांतरण। ठीक है, अब बच्चों रेसिमिक मिश्रण क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमाएगा। हम कहेंगे ठीक है, हमने मिक्सचर रख दिया, समतल ध्रुवित प्रकाश आया। अब रेसिमिक मिश्रण क्या करेगा, तो भाई जो डेक्स्ट्रो है वो दाईं ओर घुमाएगा, तो लेवियो कहेगा मैं भी तो बैठा हूँ, वो वापस क्या करेगा, बाईं ओर घुमाएगा, और तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो लाइट सीधी। भाई आप तो बाहर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट देखने को मिलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बाकी तो पूरा मशीन में सेटअप होता है ना। तो जैसे ही आपने लाइट ऑन करा, नॉर्मल लाइट निकली, निकोल प्रिज्म लगा है, वो उसको समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलेगा। ठीक है, अब हम कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश गया, अब हम तो डायरेक्ट रिजल्ट देखते थे कि भाई लाइट सीधी आ रही है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, असक्रिय। लाइट दाईं ओर घूम गई तो जो रूप तुमने रखा है वो डेक्स्ट्रो, और बाईं ओर घूम गई तो लेवियो। डेक्स्ट्रो मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और लेवियो मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक। तो हम कहेंगे ठीक है, लेकिन रेसिपिक में तो दोनों ही लगा रखे। तो आपने कहा सीधी सीधी लाइट गई, डेक्स्ट्रो ने कहा भाई मैं तो इसको दाईं ओर मोड़ूंगा, तो मोड़ दो, मोड़ दिया। लेवियो कहेगा मैं भी तो बैठा हूँ, मैं इसको बाईं ओर मोड़ूंगा, तो मोड़ दो। अब सबने अपना काम कर लिया, लाइट निकल गई। तो तुम्हारे हिसाब से तो लाइट यूं गई थी और यूं ही आई, मतलब वो तो घूमी ही नहीं, तो लाइट रोटेट हुई नहीं, मतलब घूर्णन क्या हो गया, जीरो। प्रकाशिक रूप से क्या हो गया, असक्रिय। और इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, बाह्य प्रतिकार। मतलब दो चीजें तो आपने मिलाई है ना, बाह्य प्रतिकार। इंटरनल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो रेसिमिक मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन जीरो होता है, क्योंकि एक समावयवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। इसे बाह्य प्रतिकार यानी कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन कहते हैं। अब बच्चों एक रेसिमिक मिश्रण को लिखेंगे क्या, तो हम इसके नाम के आगे डीएल लिख देंगे। तो डीएल में आपने सोचा डी भी है और एल भी है। डी मतलब डेक्स्ट्रो भी है, एल मतलब लेवियो भी है, या फिर हम उसके आगे प्लस और माइनस लगा लेंगे, पूर्व लग्न मतलब आगे लिखना है। तो प्लस मतलब डेक्स्ट्रो है और नीचे माइनस मतलब ये तो लेवियो भी है, ये तो डबल मिक्सचर लग रहा है। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर को डीएल या प्लस माइनस से दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-ब्यूटेनॉल, तो भाई 2-ब्यूटेनॉल में किरेल कार्बन है, बताया था पिछली बार। 2-क्लोरोब्यूटेन में भी किरेल कार्बन है, लेकिन इसके आगे लिखा है प्लस माइनस, या इसके आगे लिखा है प्लस माइनस, या डीएल लिख देता, तो प्लस माइनस दोनों लिखा है, इसका मतलब ये रेसिमिक की बात कर रहा है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे आगे प्लस माइनस, तो पूछेगा ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, लेवियो है, रेसिमिक मिश्रण है, या प्रकाशिक असक्रिय है। तो आपको ध्यान होना चाहिए प्लस माइनस दोनों लिखा है, मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बच्चों एक रूप प्रतिबिंब रूप के रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित होना, मतलब डेक्स्ट्रो है लेकिन उसका एग्जैक्ट आधा भाग लेवियो में बदल गया, तो रेसिमिक बन जाएगा। भाई मान लो 100 ग्राम डेक्स्ट्रो रखा हुआ है, अब एग्जैक्ट 50 ग्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेवियो में। तो 50 डेक्स्ट्रो और 50 ग्राम लेवियो मिक्स हो गया, दोनों बराबर। तो एक प्रतिबिंब रूप का रेसिमिक मिश्रण में बदलना है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, रेसिमीकरण, रेसिमाइजेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के युगलों में कायरेल व अकायरेल यौगिकों को पहचानें। तो बच्चों कायरेल होता है ऐसा क्या बोलते हैं कंपाउंड जिसमें कार्बन किरेल कार्बन हो, मतलब असममित कार्बन हो, यानी जिसमें ऐसा कार्बन उपस्थित हो जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से बंधित हो। तो अब तुम्हें इसमें सिर्फ कायरेल और अकायरेल को ढूंढना है, तो ढूंढिए। पहला स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ये है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में देखो ये कार्बन है, फर्स्ट में आपके पास ये कार्बन है। अब बच्चों यहाँ हाइड्रोजन है, देखो यहाँ OH है, यहाँ Br है और यहाँ मैथिल।
अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे वेज एंड डैश बोलते हैं, ठीक है। ये जो मोटी लाइन बनाई है ना, इस थिक लाइन को हम बोलते हैं वेज, ठीक है। और ये बनाया है जो हमने, ये इस तरह की डॉटेड लाइन जो है, इसे हम बोलते हैं डैश। तो वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। वेज मतलब भाई अगर 3D की बात करूं तो चतुष्फलकीय कार्बन है, तो एक ग्रुप टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपको अपनी तरफ दिखेगा। तो जो आपको अपनी तरफ दिखता है उसको हम थिक लाइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो आपको अपने से दूर दिखता है उसे हम डैश लाइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर्स। अब आपको क्या करना है, इन कंपाउंड में किरेल कंपाउंड है ना, उसको पहचानना है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ लो जिसमें असममित कार्बन हो, उस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से बंधित हो। ऐसा अगर तुम्हें मिल जाता है तो किरेल है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये कार्बन ऊपर H है, यहाँ OH है, यहाँ Br है, यहाँ मैथिल है। तो मुझे लग रहा है तो चारों ही अलग अलग है। यहाँ देखिए तो भाई ये कार्बन तो है, यहाँ H है, यहाँ मैथिल है, लेकिन ये क्या है, तो दोनों Br। तो हम कहेंगे ये तो किरेल नहीं है, ये कायरेल है। तो बच्चों ये आपका कायरेल हो गया फर्स्ट, है ना। और ये इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, तो हम कहेंगे ए कायरेल, ठीक है। तो कायरल और ए कायरल को पहचानना है, तो ये कायरल है और ये ए कायरल है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, इंटेक्स का, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। अब सेकेंड में देखो वेज डैश यहाँ बना है, इसको पकड़ते, ये कार्बन, तो ध्यान से देखो यहाँ तो आया मैथिल, एक जगह आया H, एक जगह आया OH, और बाकी कार्बन कितने हैं, 3। तो हम कहेंगे कायरेल है। भाई ये मैथिल है ना, मैथिल यहाँ तोड़ना है, ये तो पूरा पढ़ोगे ना, 1 2 और 3, तो ये प्रोपिल है, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे, है ना। ये जो कार्बन है, एक तो तुम कह रहे हो चलो H है, एक तुम कह रहे हो OH है, एक तुमसे कहा गया मैथिल है, और अब इनको पढ़ो ना 1 2 3, तो ये प्रोपिल है। प्रोपिल मतलब C3H7। तो चारों संयोजकता मुझे तो अलग दिख रही, तो मैं कहूँगी भाई ये तो कायरेल है। और यहाँ की बात करो तो देखो ये रहा कार्बन, अब यहाँ क्या है, 1 2 एथिल, तो ये भी तो 1 2 एथिल है। HOH का क्या करेंगे, समझे मेरी बात। ये जो कार्बन है HOH तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये और ये एथिल है ना बच्चे, और सेम स्ट्रक्चर ही तो है ये और ये, तो हम कहेंगे ये तो सेम है। तो दो संयोजकताएं सेम है, मतलब वो कायरेल नहीं है, उसको 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। तो फिर अब हम कहेंगे ये क्या है, ये ए कायरेल है, ठीक है भाई। अगर ए कायरेल है तो ए कायरेल लिख दो, ओके। अब हम आते सी पॉइंट पे। तो सी में देखो कोई कायरेल कार्बन दिख रहा है, तो देखो इसको पकड़े हम, ये CH, यहाँ देखो H और Br तो दिख गए, एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल है ना। ये H है, ये Br है, ऊपर मैथिल है, और नीचे क्या है, तो हम कहेंगे नीचे एथिल है। तो ये तो कायरेल कार्बन है। और यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, CH2 CH2 CH2, तो खुद ही कह रहा है H2 H2 H2, तो सेम है ना, तो फिर मतलब ही नहीं। तो बच्चों ये ए कायरेल है, और ये क्या है, तो हम कहेंगे ये कायरेल है। तो बस हमें यही तो पहचानना है, कायरेल कौन है और ए कायरेल कौन है। क्लियर, सिंपल है ये भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों धारण। अब देखो धारण, इतनी थियरी पढ़ने से पहले सिंपल सी चीज समझा देती हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड ये है, देखो सबसे ऊपर तुम्हें कंपाउंड नजर आ रहा है, ये किरेल कार्बन, ठीक है। यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है C, और ये है X। अब नाभिक स्नेही का आक्रमण होने वाला है, तो Y माइनस क्या है, तो हम कहेंगे नाभिक स्नेही। अब बच्चों धारण मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो विन्यास है, उसकी अखंडता बने रहना। मतलब किरेल कार्बन के आसपास कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना। जैसा विन्यास पहले था वैसा विन्यास बाद में रहेगा, बॉन्ड्स का शिफ्टिंग नहीं होगा। किरेल कार्बन के चारों तरफ जो चारों बॉन्ड है ना, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल आपकी बुक से ही उठाया है, क्योंकि नीट के क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से आते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ आपको ऐसे लगेगा कि भाई आप X तो तोड़ रहे हो ना, और X की जगह Y ला रहे हो, तो कार्बन और X का बॉन्ड टूटा, है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर में इसको हम क्लियर करेंगे। तो देखो
विन्यास की अखंडता बनी रहे, मतलब ऊपर ए है तो ए ही होना चाहिए, यहाँ बी है तो ये बी ही होना चाहिए, और यहाँ सी है तो ये सी ही होना चाहिए, और एक्स हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा, वाई, तो ये वाई बना। तो त्रिविम केंद्र में या त्रिविम आकाश में किरेल कार्बन के चारों तरफ परमाणुओं का 3D अरेंजमेंट है ना, परमाणुओं का 3D अरेंजमेंट मतलब विन्यास जिसे कहते हैं हम, आपेक्षिक विन्यास जिसे कहते हैं, वो एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है, विन्यास की अखंडता बनी रहती। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको धारण कहना है। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र के बंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को, है ना, अखंडता बने रहना मतलब एज इट इज रहना बच्चों, तो अखंडता बने रहने को हम क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जब एक रासायनिक स्पीशीज एक्स सी ए बी सी, तो देखो एक्स मतलब ये रहा हटने वाला समूह एक्स, सी मतलब किरेल कार्बन बड़ा लिखा है ना तो सी, और ए बी सी, समझ में आ गया। एक्स मतलब आपका हेलोजन मान लो, हैलाइड मान लो, है ना, सी कायरल कार्बन, और बाकी 3 ग्रुप क्या है, ए बी सी। अब अभिक्रिया हुई तो एक्स हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, वाई आ गया, कायरल कार्बन सी, और बंधों की व्यवस्था क्या है, सी ए बी सी। तो ये एज इट इज रहा ना, है ना, एक्स की जगह वाई आ गया, और ये सी कायरल कार्बन और बाकी ए बी सी, तो पहले भी यही था, ये भी यही था, तो एज इट इज रहना उसे हम कहते हैं धारण। देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया में एक्स सी ए बी सी, मतलब समझ में आ गया ना। नाभिक स्नेही कौन है, वाई, के आक्रमण के पश्चात एक्स हटा दो, उसकी जगह क्या आ गया, वाई, सी मतलब किरेल कार्बन, ए बी सी में समान आपेक्षिक विन्यास रखते हुए बदल जाती है। समान आपेक्षिक विन्यास मतलब सेम 3D अरेंजमेंट, जहाँ ए था वहीं ए है, जहाँ बी पहले भी था वहीं बी है, और जहाँ सी पहले था वहीं सी, और जहाँ एक्स था, है ना, एक्स की जगह वही है, उसका बंध वही है, वो टूटा ही नहीं, और उसकी जगह एक्स की जगह रिप्लेस कौन हुआ है, वाई रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया धारण या रिटेंशन कहलाती है। अब देखो, ये साफ कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से आबंधित कोई बंध, मतलब जो स्टीरियो सेंटर है, जो कायरल कार्बन है, उससे कनेक्टेड कोई बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो अगर कोई बंध नहीं टूटता है तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही विन्यास रहता है जैसा कि क्रियाकारक में था। तो प्रोडक्ट है ना, उत्पाद में वही विन्यास है जैसा किसमें था बच्चों, तो हम कहेंगे क्रियाकारक में था। ओके, तो अगर ये एज इट इज रहता है तो हम कहेंगे कि भाई ये अभिक्रिया धारण है। अब इसको इसने एक्सप्लेन किया है, देखो 2-methyl ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, अब देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल ये है 2-methyl ब्यूटेन 1-ऑल। टू-methyl ब्यूटेन 1-ऑल, ये कायरल कार्बन आपका, ठीक है। यहाँ H है, यहाँ CH2OH है, तो 1 नंबर कार्बन ही हो गया, ये 2 के ऊपर मैथिल और ब्यूटेन 1-ऑल, तो ये हो गया 2-methyl ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, अब ये कह रहा है माइनस, तो बच्चों आगे माइनस लिखा है मतलब ये लेवियो है, आगे प्लस लिखता तो डेक्स्ट्रो होता, माइनस लिखा मतलब लेवियो है। ठीक है, तो ये कह रहा है माइनस है और बाकी इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कहेंगे 2-methyl ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, तो ये 2-methyl ब्यूटेन 1-ऑल। अब इसको सांद्र HCl के साथ गर्म करना है, कर दो गर्म। अब देखो कायरल कार्बन ये था, जहाँ मैंने एक तरफ बनाया है मैथिल, एक तरफ बनाया है H, एक तरफ CH2OH और एक तरफ बनाया है एथिल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है HCl से, तो बच्चों अगर आप HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये OH ग्रुप हट जाएगा, ये H वाटर निकल जाएगा, और अब आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे Cl। तो देखो ये हो गया CH3, ये वापस मैंने
दोनों हमने डार्क पोजीशन, दोनों वेज से दिखाई है सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। बाकी एक वेज होता है, एक डैश होता है ना, और ये CH2 और Cl, और बाकी एज इट इज, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, तो हम कहेंगे 1 पे क्लोरो है, 2 पे मैथिल है, तो 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, क्या था मेरे पास, तो मैंने कहा भाई 2 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल था, ठीक है। 2 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल था, है ना, और मैंने इसके बिक्री कराई HCl से, ठीक है। 3D अरेंजमेंट मान लो इसको बुक में तुम्हारे डैश डैश बना है, तो उसको मैं डैश से दर्शाती हूँ भाई, यहाँ डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी डैश हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट डैश, दोनों पोजीशन आ गई। अब अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो हमने अभिक्रिया तो करा दी, अब यहाँ माइनस था तो हमने कहा ठीक है। अब देखो बच्चों को क्या लगता है कि भाई धारण मतलब एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन रहा, तो एज इट इज रहा। देखो ये कार्बन था, इसके चारों ओर की व्यवस्था क्या बिगड़ी, डैश डैश वाली पोजीशन में मैथिल था, अभी भी है, ये भी मैंने वेज से दर्शा दिया, एच था, उधर भी है इधर भी। राइट वाली देखो, ये भी वेज से दर्शाई, यहाँ CH2 था तो CH2 है, और ये चौथी पोजीशन पे मैथिल था। तो मुझे बताओ अखंडता, विन्यास की अखंडता, है ना, मतलब एक्चुअलिटी जो है वो तो बनी हुई है, जो पहले था अभी भी वही, चेंज कहाँ हुआ, तो हम कहेंगे हाँ भाई एज इट इज है। लेकिन गलत फहमी क्या हो जाती है कि भाई अब ये माइनस है, लेवियो है, तो उसको भी लेवियो होना चाहिए क्योंकि कुछ बदला तो नहीं। लेकिन आप समझे नहीं, डेक्स्ट्रो या लेवियो ये डिसाइड करना हमारे हाथ में नहीं है भाई, डेक्स्ट्रो है लेवियो है वो तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। तो जब मैंने इस कंपाउंड को देखा तो ये लेवियो था, लेकिन जब मैंने कंपाउंड बदला, ये आंसर बनाया, है ना, तो मैं क्या देख रही हूँ, तो डेक्स्ट्रो है। तो यहाँ बच्चों को गड़बड़ लगती कि मैडम आपने डेक्स्ट्रो का लेवियो कर दिया, या सॉरी लेवियो का क्या कर दिया, डेक्स्ट्रो कर दिया, तो गलत हो गया, आपने माइनस था प्लस कर दिया, तो इन्वर्जन हो गया, पलट गया। तो पलटना या धारण या प्रतिलोमन हम अटैकिंग पोजीशन के हिसाब से बता रहे है ना, कि भाई नाभिक स्नेही जहाँ से आक्रमण कर रहा है। देखो हमने क्या कहा कि 3D में जो इसकी बंधों की व्यवस्था थी वो नहीं बदलेगी, तो नहीं बदली ना, सिर्फ इतना बनना है। धारण का मतलब क्या है, किरेल कार्बन के चारों तरफ त्रिविम आकाश में जो बंधों की व्यवस्था थी वो एज इट इज रहेगी, देख लो है कि नहीं। अब अगर आप कह रहे हो कि भाई ये लेवियो है, ये डेक्स्ट्रो है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। जब हम उसको चेक करते हैं, है ना, मशीन में डालते हैं, PPL पास करते हैं, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, और यहाँ देखते हैं तो दाईं ओर घुमाता है। तो ये तो इनका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, ये तो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका इससे क्या लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नीट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी कि भाई धारण के दौरान डेक्स्ट्रो का लेवियो हो सकता है क्या। तो बच्चे कहते हैं धारण मतलब तो सेम रहता है, तो सेम रहता है अटैक, सेम रहती है बंदों की पोजीशन, है ना, अखंडता बनी रहती है 3D में, ठीक है। लेकिन ये जो विन्यास शो कर रहा है कि भाई लाइट को कैसे घुमाना है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। यहाँ मेरे हिसाब से 90% बच्चे उलझ जाते हैं, कह रहे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। अब ये तो हो गया धारण। अब आते हैं हम, ये तो हो गया धारण। अब आते हैं हम प्रतिलोमन। तो बच्चों प्रतिलोमन उल्टा है, मतलब SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था ना कि भाई कार्बन जो है RH अब प्रबल नाभिक से ही आ गया। अब प्रबल नाभिक से ही क्या करेगा भाई, R के साथ X जुड़ा हुआ है। अब SN1 में तो क्या था, पहले X माइनस हट जाता था, कार्बन प्लस कार्बोधनायन बन जाता था। तो नाभिक स्नेही के पास चॉइस होती थी अटैक करने की कि वो तल के ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है, तल के नीचे से भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना भाई, आपका कार्बोधनायन तो सही है ही नहीं। अब नाभिक स्नेही कह रहा है मुझे तो आक्रमण करना है, और प्रबल नाभिक स्नेही है तो रुकेगा ही नहीं, है ना, तो वो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो हम कहते हैं भाई कार्बन से X अलग हो रहा है और नाभिक स्नेही दूसरी दिशा से आके अटैक कर रहा है, ठीक है। तो देखो असम्मित कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण CX बंध के हटने वाले समूह, हटेगा कौन, X लीविंग ग्रुप, है ना, अवशिष्ट समूह यानी लीविंग ग्रुप के ठीक विपरीत दिशा में हो, तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। ये तुम्हें SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जरूर हो जाता है ना, इसमें अगर डेक्स्ट्रो था तो आंसर लेवियो, और लेवियो था तो आंसर डेक्स्ट्रो, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल
हटेगा एक जना और ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होगा, तो इसमें चेंज हो जाता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो जब माइनस लिखा है, माइनस मतलब लेवियो, 2 ब्रोमो ऑक्टेन की क्रिया NaOH से कराते हैं तो भाई ब्रोमो हटेगा और OH आ जाएगा, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन की जगह 2 ऑक्टेनॉल बन जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं देखो माइनस था लेकिन जो बना वो क्या बना, प्लस बना। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नाभिक स्नेही NaOH से नाभिक स्नेही कौन मिलेगा, OH माइनस, इसका आक्रमण हटने वाला ग्रुप यानी कि Br माइनस लीविंग ग्रुप के ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो भाई ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे प्रतिलोमन। आगे बात समझ में। तो बच्चों प्रतिलोमन में संभव है कि डेक्स्ट्रो का क्या हो जाए, लेवियो, और लेवियो का क्या हो जाए, डेक्स्ट्रो, लेकिन धारण में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो तुम्हारे को एग्जाम्पल में क्या दिया था, 2 ब्रोमो, इसी को ही लेते चलो, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो तुम्हारे पास ऑक्टेन है और 2 पे क्या है, ब्रोमो है। ठीक है, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई, एक तो है CH3, एक है C, और बाकी कितने कार्बन रहेंगे, 6, है ना। तो 6 कार्बन हो गया C6 और H कितना हो गया, 30, है ना। एल्किल समूह लिखना है ना, CN H2N प्लस 2 तो होता है एल्केन, एल्किल होता है 1, तो N की जगह 6 रख दो, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 × 2 + 1, तो C6H30। ठीक है, और यहाँ मान लो इस पोजीशन को मैं डैश कर देती हूँ, यहाँ मैंने बना दिया H। ठीक है, और यहाँ है Br। ओके, अब आपने अभिक्रिया किससे कराई, तो आप कह रहे हैं हमने अभिक्रिया कराई NaOH से। ठीक है, नाभिक स्नेही क्या मिला, तो हम कहेंगे OH माइनस, है क्या ये, तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, अब प्रैक्टिकली इसने चेक किया तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन जो है वो क्या है, माइनस, लेवियो रोटेटरी है। ठीक है भाई, माइनस है, लेवियो रोटेटरी है। ओके, तो मैं इसके आगे माइनस लगा देती हूँ। अब मुझे पता है Br माइनस हटेगा, है ना, और इसकी जगह अटैक कौन करेगा, OH अटैक करेगा। ठीक है, तो अब प्रतिलोमन, है ना भाई, इतना बड़ा क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो कार्ब धनायन तो बन जाएगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट वगैरह तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है, तो बच्चों ये H इधर हो गया, ये CH3 इधर हो गया, है ना, और Br की विपरीत दिशा में यहाँ क्या आ गया, OH, और ये कंपाउंड जो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बदल गया। ये तो ये C6H30। ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर लेगा। इसको भी यहाँ थे लाइन से दिखा दो। लेकिन अब तुम्हें लिखना है कि अगर वो माइनस है ना, बॉन्ड की पोजीशन में तुम्हें नहीं नजर आया कि देखो डैश पे H ही था और यहाँ C6H13 था। ठीक है, तो था, है ना भाई, अगर Br को वेज बनाते तो मैं प्रोडक्ट में Br OH को डैश बना देती, लेकिन इसने तो Br को सिंगल बॉन्ड से ही दिखाया है, तो मैं प्रोडक्ट में क्या करूँगी, मैंने सिर्फ इनको इधर ले आया और उसको बैक साइड से किया। आंसर में मैं चेंज कर सकती हूँ, देखो माइनस है ना, तो मैं कहूँगी अच्छा आंसर तो मेरे हाथ में, तो आंसर हो जाएगा प्लस का, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ऑक्टेनॉल या ऑक्टेन 2 ऑल। समझे, तो प्रतिलोमन में तुम्हें ध्यान रखना है, उसको बताए नहीं बताए, यहाँ माइनस है तो आंसर प्लस। ठीक है, यहाँ से Br गया तो नया अटैक बैक साइड में OH से, तो ये हो गया प्रतिलोमन। तो बच्चों प्रतिलोमन कब संभव है, तो हम कहेंगे प्रतिलोमन जो है वो हमें देखने को मिलेगा SN2 मैकेनिज्म में, है ना, विन्यास का पलटना। SN2 मैकेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा प्रतिलोमन, और इसे हम वॉल्डन इन्वर्जन, अगर आप नीट जेई का एग्जाम देंगे तो आपसे पूछेंगे वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन प्रतिलोमन, सॉरी वॉल्डन प्रतिपन कहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि भाई वॉल्डन इन्वर्जन की बात करो या फिर प्रतिलोमन की बात करो, दोनों एक ही है और दोनों चीज़ें हमें SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलती हैं। अब आपको दे दिया बच्चों 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन का जल अपघटन। ठीक है, तो नया उदाहरण ले लेते हैं हम 2 ब्रोमोब्यूटेन का जल अपघटन।
ठीक है, तो भाई 2 ब्रोमो ब्यूटेन का जल अपघटन ध्रुवीय माध्यम में, है ना। तो जल अपघटन तो है ही, तो माध्यम तो ध्रुवीय ही हुआ। जल अपघटन किससे करोगे? पानी से करोगे ना। तो पानी क्या है? ध्रुवीय है, पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, SN1 को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे बच्चों 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये ठीक है। कीनेल कार्बन तो है, तो हम कहेंगे हाँ। अब जल अपघटन तो हम कहेंगे क्या होगा? OH माइनस आएगा, है ना। लेकिन पोलर प्रोटिक मीडियम में SN1 को सपोर्ट करेगा। पहला पद धीमी गति का होगा, है ना। और पहले पद में क्या होगा? तो हम कहेंगे ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, Br माइनस अलग, और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया CH3, ये CH इस पे आ गया प्लस, और CH2 CH3, तो हम कहेंगे तो कार्ब धनायन बन गया। अब बच्चों कार्ब धनायन का जो स्ट्रक्चर है ना वो प्लेनर होता है, मतलब यहाँ मैथिल ले लो, यहाँ H ले लो, यहाँ CH2 CH3 ले लो, ठीक है, और ये कार्ब धनायन ये। अब यहाँ पे नाभिक स्नेही का आक्रमण जो कि फास्ट है, ठीक है। नाभिक स्नेही कौन है? OH माइनस है ना, तो मैं लिखती हूँ OH माइनस। तो बच्चों OH माइनस यानी नाभिक स्नेही का आक्रमण यहाँ पे तेज गति से होगा, तीव्रता से होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, नाभिक स्नेही का आक्रमण तीव्रता से होगा, हमें पता ही है, पढ़ रखा है हमने SN1 मैकेनिज्म। और देखो समतलीय है, समतलीय मतलब मैंने आपको सिखाया था ना कि सेंटर में कार्बन, ये एक इधर मैथिल है, ये मैथिल है, ये चीज़ यूँ है ना, इसको यूँ नीचे रख दो, ठीक है। इसको मान लो ऐसे ये ट्राइंगल है ना, आपको तो यूँ बोर्ड पे दिख रहा है 2D है, इसको यूँ उठाओ और अपने एक इसमें रख दो कॉपी में ऐसे, तो तुम्हें क्या दिखेगा? ये एक मैथिल, एक H और एक एथिल, तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो नाभिक स्नेही तल के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, तल के नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, है ना। तो मान लो नाभिक स्नेही तल के ऊपर से अटैक करता है, पॉसिबल है, और नाभिक स्नेही तल के नीचे से आक्रमण करता है, तो ये भी संभव है, और तेज गति से, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बराबर है, ओके। तो हम कहेंगे ये रहा मैथिल, यहाँ H, यहाँ एथिल, और नाभिक स्नेही आपका हो गया OH माइनस। मान लो मैंने यहाँ वेज पे बना दिया, ये तो OH, और यहाँ तो ये ले लो भाई मैथिल, यहाँ H, यहाँ एथिल, और यहाँ मैंने ले लिया OH। तो कन्फर्म, अगर ये D है तो वो L है, और अगर ये L है तो वो D है। डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लेवियो भी बनेगा, और समान मात्रा में। तो हम कहेंगे भाई यहाँ क्या हुआ? तो हम कहेंगे दोनों 50-50 है। तो बच्चों दोनों 50-50 है, तो हम कहेंगे अगर दोनों 50-50 है तो उसे क्या मान ले? रेसिव इक्वेशन, है ना। तो मैं इसको लिख दूँ +2 ब्यूटेनॉल, तो दूसरा मुझे क्या मानना पड़ेगा? -2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब तुम्हें लगा आपने इसको प्लस क्यों लिखा, माइनस लिख दो, तो इसको माइनस लिख दो, इसको प्लस लिख दो। मुझे तो सिर्फ इतना समझाना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। प्लस होगा या माइनस होगा वो बोर्ड पे देख के नहीं बता सकते भाई, डेक्स्ट्रो है या लेवियो है, ये बोर्ड पे देख के कैसे बताओगे? ये तो प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताओगे, है ना। हाँ ये जरूर बता सकते हो कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये उल्टा है, ये इसका मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट और राइट बदल जाता है। तो अगर OH जो है पहले लेफ्ट में था, तो ये कह रहा है अब OH कहाँ है? राइट में है। भाई वेज और डैश एक को लेफ्ट मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बच्चों इसे हम कहते हैं रेसिमीकरण, है ना। आपसे पूछा कि ये क्या हुआ, तो हम कहेंगे ये रेसिमीकरण हो, ठीक है। और रेसिमीकरण कब होगा? तो हम कहेंगे SN1 मैकेनिज्म के दौरान। जब भी SN1 क्रियाविधि होगी तो आपका आंसर रहेगा रेसिमाइजेशन। तो भाई 3 चीजें संभव है, एक धारण, एक प्रतिलोमन, और एक तो हम कहेंगे रेसिमीकरण, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें तो बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में या असम्मित कार्बन पर जब आक्रमण होगा तो 3 चीजें संभव है ना। क्या? तो हम कहेंगे धारण, दूसरा प्रतिलोमन, और तीसरा तो हम कहेंगे दोनों बराबर बना लो तो रेसिमीकरण, ठीक है। तो एक असममित केंद्र पर
नाभिक स्नेही यानी NU- के आक्रमण के पश्चात, तो हम कहेंगे अगर आक्रमण नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो 3 घटनाएं हो सकती है। आक्रमण के पश्चात 3 प्रक्रम संभव है, 3 प्रोसेस हो सकते हैं। क्या? तो बच्चों एक तो है धारण, दूसरा तो हम कहेंगे प्रतिलोमन, और तीसरा तो हम कहेंगे रेसिमीकरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन, यहाँ हमने लिख दिया H, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया एथिल, है ना। अब हमने वेज और डैश पे हटने वाले समूह को दिखाया ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया X, ठीक है। अब अगर विन्यास सेम रहता है, भाई ये X है, आक्रमण कौन करेगा? Y-, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, मतलब मैथिल को अपनी जगह लिखिए, H को अपनी जगह रखिए, एथिल को भी अपनी ही जगह रखो, ठीक है, और X हटके उसकी जगह क्या आ गया? Y। तो हम कहेंगे अखंडता बनी हुई है विन्यास की, तो अगर विन्यास की अखंडता बनी रहती है तो इसे हम कहेंगे धारण। तो ये आपके पास हो गया ए, विन्यास की अखंडता बनी हुई है तो ये है धारण, ठीक है। तो एक चॉइस तो धारण थी, दूसरा क्या था? तो हम कहेंगे धारण, और दूसरा पलट जाना। पलट जाने को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। तो पलट दो भाई, तो कैसे पलटेंगे? तो हम कहेंगे देखो कार्बन, एक पोजीशन तो सेम रखोगे ना, क्योंकि पलटेगा क्या? तो हम कहेंगे लेफ्ट राइट पलटेंगे, और तो हम कुछ पलट नहीं सकते, ठीक है। तो लेफ्ट राइट पलटना है, तो ये इधर थे ना दोनों, एक गोल पलटा के यहाँ लिया, तो ये एथिल इधर हो गया आपका, ठीक है, और ये H ये इधर आ गया, और ये X इधर था ना, और आपने अब क्या किया? X की जगह Y इधर किया। तो आपको तो ये दिखाना है कि देखो यहाँ अखंडता बनी हुई थी एज इट इज, तो धारण। यहाँ मुझे लग रहा है सब पलट गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो इसे आप क्या बोलेंगे? प्रतिलोमन। तो अगर धारण में कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, A, तो हम कहेंगे यहाँ क्या हो गया? B। तो A बना तो धारण, B बना तो प्रतिलोमन, और मैं कहूँगी नहीं कोई रिएक्शन ऐसे हुई कि A और B दोनों बने समान मात्रा में, तो समान मात्रा में बने तो इसे हम बोलेंगे रेसिमीकरण, रेसिमाइजेशन। तो बच्चों रेसिमीकरण होगा SN1 मैकेनिज्म, प्रतिलोमन तुम्हें देखने को मिलेगा SN2 मैकेनिज्म, है ना, और धारण एज इट इज। तो रेसिमीकरण में ये तो बनता ही है ना, तो एक चीज़ ये बनेगी, एक पलट के बनेगी। तो तीनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, धारण, प्रतिलोमन और रेसिमीकरण, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास हो गई बहुत लंबी, समझ में आ गया तुम्हें सारा टॉपिक, धारण क्या होता है, प्रतिलोमन क्या होता है, रेसिमीकरण क्या होता है, कौन से मैकेनिज्म में क्या बनता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। प्रतिलोमन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। धारण से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। रेसिमिक मिश्रण प्रकाशिक रूप से असक्रिय है, क्यों है, तो आपको रीजन बताना है, बाह्य प्रतिकरण, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट लिख के बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।